जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आपको करवा दिए हैं। जितना भी वीवीआई प्रश्न है आपको सारा प्रश्न करवा दिए हैं, वो क्वेश्चन बैंक से हो या मॉडल पेपर से हो या आपका वीवीडी से हो, जो भी किताब से आपका प्रश्न बनेगा सारे प्रश्न को हम जो है यहाँ पे निकाल कर ला रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए नोट्स भी बना रहे हैं, तो आपको जल्द ही नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, ठीक है। उस लिंक के माध्यम से आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, पढ़िए आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखें, ठीक है। और उसी में एक क्वेश्चन और दे दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखें, है ना। कहने का मतलब यह है कि प्रश्न वही पूछा है, लेकिन यही है कि आपको घुरा फिलाकर जो है वही प्रश्न पे लाया है कि आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ही आपको लिखना है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लिखना है, तो उससे पहले आपको दक्षिण हस्त नियम समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है दक्षिण हस्त नियम, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 का। तो यही क्वेश्चन, यही 2-3 क्वेश्चन इसमें तो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा कितना साल पूछा गया। 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। बहुत सारे ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। 2022 में पूछा है, न 2023 में पूछा है, हो सके 2024 में बुला देंगे प्रश्न। इसलिए कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न क्या आपका कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम आपसे पूछा है, लेकिन उसी में ऐड कर दिया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम लिखे। कहने मतलब ये कि वही प्रश्न पूछा है, लेकिन आपको जब घुरा फिलाकर पूछा है तो दक्षिण हस्त नियम क्या लिखिएगा। तो अपने देखिए आपके जो है आपको यहाँ लिखा क्या है, पढ़िए। लिखा हुआ है अपने दाहिनी हाथ की तर्जनी माध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो माध्यमा चालक में प्रेरित धारा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। देखिए हम पढ़ दिए, आपके सामने क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, आप भी पढ़ दिए होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। इसलिए तो यहाँ पे जो है मेरा जरूरत पड़ा है, ठीक है। हमारा जरूरत इसलिए आपको पड़ा है। देखिए आपको समझाते हैं। पहला नंबर, आप जिस हाथ से लिख रहे हैं वो हाथ निकालिए, ठीक है। हाथ निकाल लिए, 3 अंगुली को इस प्रकार से कीजिए, 3 अंगुली को इस प्रकार कीजिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भूलिएगा नहीं, आज दिन का आपको भूलना ही नहीं है। देखिए 5 अंगुली से कीजिए अंगुली। आपका बीच में कौन सा अंगुली आता है? ये अंगुली बीच में आता है, बीच में ये अंगुली आता है, तो इसको क्या कहिएगा? इसको मध्यमा कहिएगा। देखिए कैसे आपको रखवा देंगे क्वेश्चन। इसको क्या कहिएगा? इसको मध्यमा कहिएगा। क्या कहिएगा? मध्यमा। बीच वाला अंगुली को मध्यमा, और बीच वाला की ये वाला अंगुली, यानी कि अंगूठा के बाद वाला अंगुली क्या कहिएगा? तो अंगूठा के बाद वाले अंगुली को कहिएगा तर्जनी। क्या कहिएगा? तर्जनी कहिएगा, ठीक है। और इसको क्या कहिएगा? इसको अंगूठा कहिएगा, ठीक है। बच्चा में बहुत आप जो है अंगूठा दिखाए होंगे सबको। क्या कहिएगा? अंगूठा कहिएगा, ठीक है। क्या कहिएगा? तो अंगूठा कहिएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर अंगुली निकालिए, निकाल दिए हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका अंगूठा हो गया। ये आपका क्या हो गया? अंगूठा के बाद वाला अंगुली क्या हो गया? तर्जनी हो गया। तर्जनी के बाद क्या हो गया? मध्यमा हो गया। तो आपको लिखना क्या है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में क्या लिखना है? अभी कुछ दिमाग मत लगाइए, पहले समझिए, उसके बाद लिखना क्या तो आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। आपके बगल में भी लिखा हुआ है, सारा लिख लीजिएगा, नहीं समझिएगा तब, ठीक है। समझिए, लिखिएगा कि अंगूठा जो होता है, तर्जनी जो होता है और मध्यमा, इन तीनों के बारे में बताना आपको है। तो तर्जनी जो होता है, अंगूठा जो होता है वो दिशा को दर्शाता है, और
तर्जनी जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, और मध्यमा जो होता है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। चलिए आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा फिर समझिए, ठीक है। समझिए क्या समझना है कि तर्जनी जो होता है, ये जो आपका तर्जनी है, ये जो आपका अंगूठा के बाद वाला जो ये अंगुली आपका दिख रहा है, ये आपका तर्जनी है। तर्जनी जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। कौन? तो तर्जनी। तर्जनी क्या बताता है? तो तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और अंगूठा जो होता है चालक की गति को बताता है। अंगूठा जो होता है चालक की गति के दिशा को बताता है। कहने मतलब यह है कि चालक की गति के दिशा को बताता है। कौन? अंगूठा। अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा बताता है, चालक की गति की दिशा बताता है, गति की दिशा बताता है। कौन? तो अंगूठा। पहला नंबर समझिए, तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा बताता है। कहने मतलब है कि करंट किस दिशा में जा रहा है, करंट जो है वह किस दिशा में जा रहा है वही बताता है। कौन? अंगूठा। अंगूठा बताता है कि चालक में जो करंट जा रहा है, विद्युत धारा जो जा रहा है वह किस दिशा में जा रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है, ये कौन बताता है? तो ये बताता है अंगूठा आपका बताता है। और मध्यमा बताता है। मध्यमा क्या बताता है? तो मध्यमा जो है आपका बताता है विद्युत धारा। क्या बताता है? तो विद्युत धारा की दिशा बताता है। मध्यमा आपका क्या बताता है? तो मध्यमा जो तो विद्युत धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है? तो विद्युत धारा की दिशा। याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आपको समझाएंगे, ठीक है। समझिए फिर से। पहले अंगुली निकालिए, पांचों अंगुली निकाल ली है। ये अंगूठा है, ये आपका अंगूठा। अंगूठा के बाद मतलब क्या कहिएगा? तर्जनी कहिएगा। तर्जनी के बाद मतलब क्या कहिएगा? मध्यमा, ठीक है। चलिए पहले अंगूठा समझिए। अंगूठा जो होता है चालक की दिशा को बताता है, चालक की दिशा की ओर संकेत करता है। कहने का मतलब यह है कि करंट किस दिशा में जा रहा है, करंट किस दिशा में जा रहा है, ये कौन बताएगा? तो ये अंगूठा बताएगा, ये अंगूठा बताएगा, ठीक है। देखिए अंगूठा कहाँ है? तो ऊपर की ओर। ऊपर मतलब जो है दिशा को बताएगा, दिशा को बताता है। यानी कहने मतलब है चालक में जो करंट जा रही है उसकी दिशा को बताएगा। कौन बताएगा? तो अंगूठा बताएगा, ठीक है। खत्म हो गया। अब तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। कहने मतलब यह है कि कितना दूर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कितना दूर में उत्पन्न हो रहा है, ये कौन बताएगा? तो ये तर्जनी बताएगा। और मध्यमा क्या बताएगा? तो मध्यमा बताएगा धारा की दिशा बता देगा, विद्युत धारा की दिशा बताएगा। कौन? तो आपका जो है मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताता है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। ये सारे प्रश्न को याद रखिएगा, अन्यथा आप फंस जाइएगा। चलिए उसके बाद हम लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम सॉल्व किए। आपकी बार सॉल्व करेंगे फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, है ना। आपका दक्षिण, ये आपका होता है दक्षिण हस्त नियम। आपकी बार सॉल्व करेंगे बाएं हस्त नियम। कौन सा हस्त नियम? तो बाएं हस्त नियम। सेकंड नंबर पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे? तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, बाएं हस्त नियम। बाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग का क्या करना है? तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम। अभी दक्षिण हस्त नियम सॉल्व किए थे और अब की बार क्या करेंगे? तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम सॉल्व करेंगे। तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या होता है? सुनिएगा। अपने बाएं हस्त के अंगूठे तर्जनी के मध्य अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि वे परस्पर समकोण बनाए। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करेगी।
मध्य अंगूठे धारा के प्रवाह की दिशा बताएगी, और अंगूठा जो है चालक की दिशा को और प्रभावित करेगी, चालक की दिशा की ओर प्रभावित करेगी। फिर सुनिएगा, कहने का मतलब यह है कि अब क्या करिए, अब जो जिस हाथ से आप लिख रहे थे उसको नहीं, अब जो हाथ आपका बचा हुआ है, अरे भाई आपके पास दो हाथ तो होगा ना, एक बार इधर होगा, तो उस हाथ को आप फैलाइए और तीनों उंगली को इस प्रकार से निकालिए, तीनों उंगली को इस प्रकार से आप निकालिए। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से निकालिए। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका मध्यमा हो गया, आपका मध्यमा हो गया। ठीक है, और वही सॉल्व है जो आपको दक्षिण हस्त नियम जो समझ लिया है वो बाम हस्त नियम भी समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही चीज है। अभी आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम बताए थे, तो दक्षिण हस्त नियम में आपको क्या बताए थे, तो दक्षिण हस्त नियम में आपको हम क्या बताए थे, तो बताए थे ये कि तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, तो वही कंडीशन इसमें भी लगेगा, वही कंडीशन इसमें भी लगेगा कि इसमें तर्जनी क्या बताएगा, तो तर्जनी जो होता है, तर्जनी कौन है आपका, अंगुली बताइए हमको जल्दी, तर्जनी कौन सा है, तो तर्जनी आपका ये है, तो तर्जनी है, तो तर्जनी क्या बताता है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो बाम हस्त के नियम में वही लिखेंगे कि फ्लेमिंग का जो है तर्जनी अंगूठा जो होता है वो आपका क्या बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और अंगूठा जो होता है, अंगूठा आपको क्या बताएगा, तो अंगूठा चालक की दिशा बताएगा, अंगूठा इसमें क्या करेगा, चालक की दिशा बताएगा। अंगूठा जो है चालक की दिशा। देखिए इससे पहले क्या पढ़े थे, फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम पढ़े थे वही सेम कंडीशन इसमें भी लगेगा, सारा चीज जो आप दक्षिण हस्त नियम में पढ़े थे वही इसमें लिख दीजिएगा। आपका जो है 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंडीशन एक ही है। ठीक है, और इसमें मध्यमा क्या करती है, तो मध्यमा जो होता है आपका, जो मध्यमा जो होता है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करेगी, मध्य अंगुली धारा के प्रवाह की दिशा, उसमें क्या बताते हैं, धारा की दिशा बताता है। अभी जो है इससे पहले आपको जो बताए थे दक्षिण हस्त नियम में, उसमें भी धारा को बताता है। अंगूठा अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन बताए थे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में, तो उसमें बताया था ना, अंगूठा जो है क्या बताता है, तो चालक की दिशा बताता है, तर्जनी क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, मध्यमा क्या बताता है, तो चालक की दिशा बताता है, विद्युत धारा की दिशा बताता है, विद्युत धारा की दिशा बताता है। वही सेम कंडीशन इसमें भी होता है, जो कंडीशन उसमें भी लिखे हैं वही चीज इसमें लिख देंगे। सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ यही लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम इस प्रकार से है, इसके बाद जो है वही चीज इसमें लिख दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा नंबर पर जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। आप फ्यूज देखे होंगे घर वगैरह में जो है फ्यूज लगा हुआ रहता है, मैं कहता कि अरे फ्यूज भी उड़ गया है ना, फ्यूज ही उड़ गया, तो फ्यूज भी देखे होंगे है ना। तो वही कह रहा है कि फ्यूज का जो तार है उसकी 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। कितना विशेषताएं, तो 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है फ्यूज तार का जो है 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो पहला विशेषता क्या लिखेगा, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, पहला हो गया, पहला आपका क्या हो गया, तो प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। इसका गलनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। दूसरा लिखिएगा कि गलनांक क्या होता है, तो गलनांक जो होता है वो क्या होता है, तो गलनांक जो होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, गलनांक जो होता है इसका गलनांक न्यूनतम होता है। इसका गलनांक न्यूनतम होता है। चलिए दूसरा हो गया, तीसरा लिखिएगा घरों में 220 वोल्ट पर 5 अमीटर
अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा कि घरों में 220 वोल्ट, घरों में कितना वोल्ट का होता है, तो घरों में जो है कितना वोल्ट का जो है करंट आता है, तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है घरों में कितना जो है वोल्ट का बिजली आता है, तो 220 वोल्ट। ठीक है, और पर 5 एंगस्ट्रॉन, 5 अमीटर, 5 एंगस्ट्रॉन और अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार किया जाता है, अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार किया जाता है। व्यवहार किया जाता, ठीक है। 3 प्रमुख विशेषताएं हो गया, 3 प्रमुख विशेषताएं लिख दीजिए। मैं 3 को दो भी विशेषताएं याद रखिएगा, सीधा याद रखिएगा। 2 विशेषताएं याद रखिएगा कि इसका गलनांक जो होता है न्यूनतम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज में पतला तार का यूज करते हैं, फ्यूज में पतला तार का यूज करते हैं। ठीक है, यह भी लिख दीजिएगा, फ्यूज में पतला तार यूज करते हैं। ठीक है, हो गया, इतना लिख दीजिएगा, हो गया काम। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम कब होती है? कहने का मतलब यह है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम कब होती है? अधिकतम कब होती है? तो वह लिखिएगा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। कहने मतलब यह समझिए फिर से, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। इसे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा या तो उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर अथवा उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति प्रदान कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अधिक सुविधाजनक होता है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा जो है अधिकतम होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन याद करने का है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसको आपको लिखना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत को आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है। क्या लिखना है, क्या लिखिएगा? तो विद्युत मोटर का सिद्धांत आप लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब विद्युत मोटर का सिद्धांत सुनिए, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। इसी को क्या कहेंगे? इसी को विद्युत मोटर का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर एक बार सुन लीजिए। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। मान लीजिए कोई कुंडली है और कुंडली को रखकर जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र को प्रवाहित किया जाता है, जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र को प्रवाहित किया जाता है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। तो कुंडली पर, ये जो कुंडली है इस पर एक बल कार्य करने लगता है। इस पर क्या करता है? तो इस पर एक बल कार्य करता है। इस पर क्या करता है? तो इस पर एक बल कार्य करता है। कब? जब कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है,
जब कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। रट लीजिए ये चीज को, यदि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। सुनिए, जब किसी कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित किया जाता है, तो इस कुंडली पर एक बल कार्य करता है। इस कुंडली पर क्या किया जाता है? तो इस कुंडली पर एक बल कार्य करता है, एक बल युग्म कार्य करता है, जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यह है कि जब समझिए यहाँ से, ये क्या है? तो ये आपका क्या है? तो ये आपका कुंडली है, ठीक है, ये आपका कुंडली है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है। जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हुआ तो इस पर क्या हुआ? तो इस पर एक बल कार्य करने लगा। जब इस पर एक बल कार्य करेगा तो अब इसको इस प्रकार से घुमाने लगेगा, इसको इस प्रकार से घुमाने लगेगा, इसको जो इस प्रकार से घुमाने लगेगा, इसी घटना को क्या कहेंगे? तो इसी घटना को विद्युत मोटर का सिद्धांत कहेंगे। इसी प्रकार से विद्युत मोटर घूमता है। देखे भी होंगे कि कोई मोटर है, ठीक है, कोई मोटर है, जब मोटर में आप करंट देते हैं तो क्या होता है? उस पर जब करंट देते हैं तो उस मोटर के ऊपर एक बल कार्य करता है, उस मोटर पर एक बल कार्य करता है। वो बल कौन होता है? वो बल क्या होता है? जब उधर से आप लाइन दी है तो उधर से एकाएक क्या आया? तो उधर से एकाएक जो वहां से विद्युत धारा आया। अब विद्युत धारा जैसे वहां पे आया, मोटर से जैसे टकराया, बस वो क्या किया? मोटर को घुराने लगा। अब घूमने लगा, उसके बाद जब वो घूमने लगा और उसके बाद जो घूमने लगा, वो कुंडली घूमने लगा। वही कुंडली जो तब विद्युत मोटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को विद्युत मोटर का सिद्धांत कहा जाता है। इसी प्रकार से विद्युत मोटर जब तक घूमता है, यही सिद्धांत के ऊपर विद्युत मोटर घूमता है। जब कुंडली होता है, ये कुंडली है, इस पर विद्युत चुम्बकीय, इसमें जो है विद्युत चुम्बकीय प्रवाहित किए, इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित किए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए, तब इस पर क्या होता है? इस पर एक बल कार्य करने लगता है। जब तक इसके ऊपर कोई बल नहीं कार्य करेगा तब तक ये घूमेगा नहीं घूमेगा। जब तक इसके ऊपर बल नहीं कार्य करेगा तब तक ये नहीं घूमेगा। जब इस पर ये बल कार्य करने लगा, तो जब ये बल कार्य किया, उसके बाद ये क्या हुआ? इसके बाद ये जो थी कुंडली था, ये कुंडली घूमने लगा। ये कुंडली जब घूमने लगा, इसी सिद्धांत को कहते हैं विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। अगर समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो भी ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खास करके ये क्लास 10 का पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्लास 10 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बल्कि क्लास 12 में आप जब जाइएगा तो यही चीज आपको चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सॉरी, चैप्टर नंबर 1 में ही आपको पढ़ने मिल जाएगा। ये चीज आपको चैप्टर नंबर 1 में ही, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 में ही आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है? कहने का मतलब यह है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है, यही आपको बताना है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है? सुनिएगा, कॉपी कलम बंद कीजिए, है ना। अब सुनिए हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, सुनिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा कह रहा है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सुनिए क्वेश्चन को, अब आंसर सुनिए क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर काटेगी, अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, समझिए यहाँ से, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु से दो जो है, दो यहाँ पे रेखा निकल जाएगी, दो रेखाएं निकल जाएगी, जो कि असंभव है। इसलिए जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। वही चीज आपको इसमें भी लिखा हुआ, सुनिए। चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो दिशाएं और दिक्सूची ने दो दिशाएं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। सुन ली है, लिखा हुआ, लेकिन आपको समझ नहीं आया। हम ठीक है, आपको समझ एकदम नहीं आया होगा। जो हम आपको समझा रहे हैं वही आपको समझ आया होगा। सुनिए फिर से एक बार, फिर इसको समझा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो इसलिए नहीं काटती है, दो लिखिएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है, एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है कि काटान बिंदु से यहाँ काटा, अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो यहाँ काटेगी, जब यहाँ ये काटेगी तो यहाँ से दो कटान बिंदु निकल जाएगा, दो कटान बिंदु निकल जाएगा, दो क्या निकलेगा? तो दो कटान बिंदु निकल जाएगा, जो कि असंभव है। देखिए यहाँ कटान बिंदु निकला, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, क्योंकि एक ही पॉइंट से एक ही बिंदु पर से दो रेखाएं निकल जाना, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल जाना, ये असंभव है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। आगे समझ में? चलिए उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का ईसाई मात्रक लिखें। विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का ईसाई मात्रक आपसे लिखने के लिए पूछा गया है। ठीक है, आपको पूछा गया कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का ईसाई मात्रक लिखें। ठीक है, चलिए क्या है? तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का ईसाई मात्रक लिखें। तो समझिएगा, विद्युत धारा क्या है? किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट, सुनिएगा यहाँ से, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर होता है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको अगले चैप्टर में भी हम करा चुके थे। यहाँ समझ लिए क्या होता है। विद्युत धारा क्या है? यहाँ बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, यहाँ लिख दिया 1 एम्पियर की परिभाषा लिख दिया है इसमें, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है। हम जो बोलेंगे वो सुनिए। विद्युत धारा क्या होता है, इसमें लिख दिया दूसरा चीज, थोड़ा सा आप न समझिए, सर समझाते हैं। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या है? जब किसी चालक से मान लीजिए चालक है, ये यहाँ पे क्या, चलिए हम आपको समझाते हैं। मान लिया जाए बहुआ, देखिएगा बनाते हैं, ठीक है, और नीचे बनाते हैं, क्या यहाँ बनाते हैं, ठीक है। जैसा भी बने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना से काम है। यहाँ बल्ब बन गया, समझिए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। बल्ब जो बड़ा हुआ है, ठीक है, बल्ब बड़ा हुआ है। चलिए हम यहाँ से देखिए, यहाँ करंट देंगे, इसमें करंट देंगे। चलिए इस तार को हम इस तरह ले जाते हैं ऊपर, तब आपको दिखेगा, नहीं तो आप नहीं दिखेगा। देखा है इधर इतना मोटा तार नहीं रहता है, थोड़ा और पतला कर देते हैं। चलिए इतना पतला कर दिए, देखिए आप समझिए। देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं समझिएगा, जब किसी चालक, ये चालक आपका, ये आपका तार है, ये चालक है। चालक किसे कहेंगे? जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह, उसे चालक कहते हैं। चालक किसे कहेंगे? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहेंगे? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह होती है, प्रवाह होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को विद्युत धारा कहते हैं। आगे समझ में, विद्युत धारा किसे कहेंगे? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह होती है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को विद्युत धारा कहते हैं। आगे समझ में, जब तक इससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, जब तक इस चालक से करंट प्रवाह नहीं होगा, तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या कहेंगे? विद्युत धारा किसे कहेंगे? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह होती है, उसी घटना को क्या कहते हैं? उसी घटना को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा का परिभाषा कहते हैं। चलिए सोल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इसका ऐसा मतलब ऐसा ही मात्रक लिखे, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? याद रखिएगा, एम्पियर। इसका ऐसा ही मात्रक लिखिएगा, एम्पियर।
इसका ऐसा मात्रक लिख लीजिएगा एम्पियर, एम्पियर लिख लीजिएगा, ठीक है, एम्पियर होता है। चलिए उसके बाद आपका है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण लिखने के लिए पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण क्या होता है, ठीक है। चलिए बस ये लास्ट प्रश्न है, इसी प्रश्न को समझेंगे और जो है आपका क्लास समाप्त होगा। चलिए क्लास समाप्त होगा, चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के लिखे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण क्या होता है वो लिखना है। तो लिखिएगा, पहला लिखिएगा ये रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अभी बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो पहला लिखिएगा गुण लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखेगा ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव में जाकर क्या होती है तो खत्म होती है। लिख दीजिएगा कि उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती है और दक्षिण ध्रुव में जाके वो क्या होती है तो खत्म होती है, ठीक है। ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, बता दिए थे। उसके बाद जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ बल की प्रबलता अधिक होती है। जाहिर सी बात है, बढ़िया वाली बात है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के जब पास होगी तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बल जो है तो वो अधिक होगी। जब चुंबक मान लीजिए ये चुंबक एक दूसरे के नजदीक है और एक चुंबक यहाँ है, कोई एक चुंबक यहाँ है, तो किसके बीच ज्यादा बल होगा? किसके बीच ज्यादा बल लगेगा? इसके बीच कम बल लगेगा, इसके बीच कम बल लगेगा, इसके बीच ज्यादा बल लगेगा। इसके बीच ये चुंबक बहुत नजदीक है, इसलिए इसके बीच क्या होगा? इसके बीच अब जो है बल कम लगेगा, लेकिन इसके बीच क्या होगा? बल ज्यादा लगेगा, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जब दो चुंबकीय क्षेत्र जब दो चुंबक एक दूसरे के नजदीक होता है तो उस पर जो है बल बहुत ही कम लगता है। यही जो है तीन अंतर लिख दीजिएगा। पहले लिखेगा कि यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। दूसरा लिखेगा कि विद्युत चुंबक जो होता है वह उत्तरी ध्रुव से निकलता है, ध्रुव से निकलता है तथा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव में क्या होती है समाप्त होती है। उसके बाद लिखिएगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास होती है तो उसके बीच जो है बल बहुत ही कम लगता है। चलिए ठीक है, समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, बस बंद करते हैं। देखिए पूछा गया है किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। कहने का मतलब यह है कि एक छड़ है, यहाँ समझिएगा, ये छड़ है, ये क्या है? छड़ है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह कहा जा रहा है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। कहने का मतलब है कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाहिर सी बात है कोई भी खींच देगा, एक बच्चा भी खींच देगा। 5 साल का बच्चा भी देखिएगा कि अपन जो है सिलेट पर खींचते रहता है। तो वही क्या है, वही चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींच दीजिए आप भी। पहले ऐसे करके खींच दीजिए, हो गया, है ना। इस प्रकार खींच दीजिए। हो गया, इस प्रकार से जो है खींच दीजिए। चलो तीर इस प्रकार से दीजिए। तो हाँ तीर देख लीजिए किस प्रकार तीर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से तीर रहेगा, देखिए हो गया। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र किसी छड़ चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए चैप्टर समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।